नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह ठाकुर। आज के हमारे एपिसोड में यानी कि सेलिब्रिटी टॉक के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, या फिर मैं कह सकती हूं कि हरफन मौला है वो, क्योंकि इतने सारे उनके टैलेंट है, इतनी सारी चीज़ों में उन्होंने काम किया है कि शायद मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ। फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आपको देती हूँ। उनकी कहानी यानी कि उनकी राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उनकी कहानी ऐसी होती है कि आप खुद ही सोचेंगे देखते हुए कि शायद ये आपकी कहानी है। अगर मैं बात करूँ उनके गानों की, उनकी गायकी की, तो उनके गाने इतने सुंदर होते हैं कि शायद आप पूरी रात सुन सकते हैं। और अगर उनकी एक्टिंग की मैं बात करूं तो फैमिली मैन का जिक्र तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा इंतजार मैं आपको नहीं कराती हूं और स्वागत करती हूँ शारिब हाशमी का। शारिब, सबसे पहले बहुत स्वागत IBC 24 में आपका। देखिए इतनी सारी चीज़ें आपकी है ना कि मैं दर्शकों को बता रही, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो अब मैं आपके पास सीधे आती हूँ। पहले ये बताइए कैसे आप, और हमारा रायपुर आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और रायपुर तो बहुत ही कमाल है। मैं इसके पहले 10 साल पहले यहाँ आया था शूट करने के लिए एक फ़िल्म, तब भी मुझे बहुत मज़ा आया था। और आज भी मतलब ये देख के मैं खुद इतना, ये मुझे क्या कहते हैं उसको, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड एकदम देख के कि यार इतनी सारी वॉल्स जो हैं वो मतलब आप IBC की तारीफ करें, हम भी मान सकते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया तो आप कहेंगे ना यहाँ पर आए तो? हाँ। अच्छा शारिब, देखिए आपको लेकर मैंने इतने सारे इंट्रोडक्शन दिए हैं लोगों को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने की। आपकी मूवीज़ की मैं बात करूँ, आपके गानों की मैं बात करूँ, या फिर आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसकी बात करूँ, मतलब लोग सच में खो जाते हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको लेकर, तो शारिब यानी कि शब्द को कैसे खुद में समेटेंगे आप, कैसे लोगों को, दर्शकों को आप बताएंगे शारिब? एक छोटे से संक्षेप में ज़रा बताइए। मैं मतलब संक्षेप में भी नहीं, मैं एक शब्द में ही बोलूँगा शारिब मेरे लिए मतलब मैं सिर्फ एक एंटरटेनर हूँ बस। मुझे तो लोगों को मतलब एंटरटेन करना बहुत पसंद है। और मैं मतलब मेरी फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी था फिल्मिस्तान में कि जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मतलब मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है। बिल्कुल शारिब, तो यही है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू तो हम अभी शुरू करेंगे, लेकिन देखिए मुझे मेरे जो पहचान वाले, मेरे कुछ आसपास के लोगों ने कहा कि आप बहुत इमोशनल है। तो देखिए पहले आपकी फिल्मों को लेकर तो मैं बहुत सारी बात करूंगी, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि देखिए आपने इतनी सारी मूवीज़ की है, आपने वेब सीरीज़ में काम किया हुआ है, तो कुछ तो ऐसा यादगार पल होगा आपका। आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, कुछ आप हमारे साथ अगर शेयर करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ, यादगार पल तो बहुत सारे हैं। मतलब काफ़ी टाइम मैंने बताया और बहुत लोज देखे हैं लाइफ में। काफ़ी मतलब जो मतलब मुश्किलों वाला दौर था वो बहुत लंबा भी था। और आज जब लोग देखते हैं, काम पसंद करते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो और ये सब मैं जब वॉल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो उतनी मेहनत की थी वो सब वसूल हो गई। अब पसीना रंग ला रहा है। बिल्कुल, बहुत आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहा है। आपका करियर भी काफ़ी देर से शुरू हुआ था इंडस्ट्री में। तो एज एन AD असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे एक फ़िल्म की थी मैंने 98 में, फ़िल्म हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा सर और उर्मिला जी थी। और वहाँ से फिर बाद में मैंने लिखना शुरू किया, एज राइटर काम किया। और उसके बाद में बहुत सालों बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तब तक शादी भी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था। उसके बाद वो डिसीजन लेना बड़ा तब मैं कुछ 33 का होने वाला था, तो बहुत सभी लोग अगेंस्ट थे मेरे इस डिसीजन के, मेरे फ़ैसले के। लेकिन सिर्फ एक इंसान जो था वो मेरे सपोर्ट में था, और वो मेरी बेगम थी। और उनके सपोर्ट की बदौलत ही जब आज मैं जहाँ पर भी पहुँचा, वो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद में मतलब काफ़ी 3 साल तक ऑडिशंस देने के बाद कुछ काम मिलना शुरू हुआ। और फिर फिल्मिस्तान आई। फिल्मिस्तान के बाद भी लोगों ने पहचाना तो सही, लेकिन तब भी उसके अगले 3 साल फिर जद्दोजहद चलती रही। पैसे फिर ख़त्म, फिर उधार, फिर कर्जा, फिर दोस्तों से पैसे मांग रहा हूँ, वो सब चलता रहा। फैमिली मैन के बाद जो है मामला ज़रा बिल्कुल पटरी पे आया। अच्छा शारिब, देखिए आपने जो सेल्समैन का बोला था, वो मैं मतलब कॉलेज के जस्ट बाद में यूरेका फोर्ब्स में मतलब वो डोर टू डोर जो बेचते हैं ना, ओके, एक्वागार्ड बेच रहा था मैं वो। तो वहाँ पर मैं 1 हफ्ता था। कोई एक जब कुछ अचीवमेंट होता है, किसी ने कुछ ज़्यादा मशीन्स बेच दी होती, तो वो कुछ पार्टी वार्टी होती है, कुछ फंक्शन होता है, तो वैसा कुछ फंक्शन था और वहाँ पर मैंने कुछ परफॉर्म किया। तो मेरे बॉस ने बोला तू इधर से निकल, ये तेरी जगह नहीं। टैलेंट वहाँ पे दिख गया था मतलब।
अभी देखिए फैमिली मैन का जिक्र अगर हम करते हैं तो मनोज बाजपेयी के साथ आपका नाम ज़रूर लिया जाता है, आपने यहाँ पे भी देखा ही होगा। जी। तो ऐसे में ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल की, आपको कैसा फील होता है, क्योंकि देखिए एक बड़े एक्टर के साथ अपना नाम जोड़ना साथ में और लोग आपको उतना ही प्यार दे रहे हैं। देखिए, ये आपने खुद कहा कि बड़े नाम के साथ में आपका अगर नाम लिया जा रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये अचीवमेंट तभी मुमकिन है जब वो बड़ा नाम आपको साथ में पनपने का मौका दे। और मैं मतलब अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे मनोज सर के साथ काम करने का मौका मिला, उनका साथ मिला, उनका इतना प्यार मिला, उनकी रिस्पेक्ट मिली। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ इस मामले में कि उनके साथ एक इतना बढ़िया शो साथ में काम करने का मौका मिला। और इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। जब से सत्या देखी थी मैं पागल हो गया था कि यार ये कौन है बंदा। और एक दिन मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरे लिए तो जीवन सफल हो गया उनके साथ काम करके। बिल्कुल। देखिए आपने ये कहा कि उनके साथ काम करना आपके लिए सपना था, लेकिन हमने तो आप दोनों को ही हमारे तो आपके साथ ही अभी सपना ही रह गया एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा शारिफ, देखिए आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, सिंगर भी। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना? नहीं, आप इतने मल्टी टैलेंटेड है ना कि मुझे सोचना पड़ रहा है अच्छा ये भी है, ये भी है। तो देखिए आप इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, सभी में आप परफेक्ट हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा आप किसे एंजॉय करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय तो डेफिनेटली एक्टिंग को करता हूँ, क्योंकि उसी वजह से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ छाड़ के और घर वालों को तकलीफ़ देकर कि यार मुझे अपना सपना पूरा करना है, वो उसके पीछे पड़ा। तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे एक्टिंग से बहुत जुनूनी तौर पे प्यार है। और जो तकलीफ़ें इतनी सारी उसकी वजह से मैंने झेली, वो इसी वजह से क्योंकि आई एम मैडली इन लव विद दिस प्रोफेशन। वरना शायद कोई इंसान, सेन इंसान ये काम चुनेगा नहीं जल्दी। बिल्कुल, ये बात तो ये एक्टिंग में मुझे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। शायद ये वजह है कि हमने आपको बहुत पसंद किया आपकी सारी मूवीज़ में, हर चीज़ों में। अच्छा शारिफ, देखिए हमने आप सुना है कि आप रेडियो में बहुत प्रैंक्स करते थे। हालांकि मैं बताना नहीं चाहती दर्शकों को, क्योंकि आप खुद ही बताएंगे। रेडियो नहीं, MTV में करता था मैं। जब मैं MTV में जॉब कर रहा था एज राइटर, मैं वहाँ पर 4 साल मैंने MTV में बिताए। तो वहाँ पर हमारा एक शो था MTV बकरा, जहाँ पे हम लोगों का बकरा बनाया करते थे, प्रैंक्स किया करते थे। तो वो मैंने काफ़ी दर्जनों लोगों का बकरा बनाया है। और बहुत वहाँ से ही वो जो एक्टर बनने का जो अंदर जो मैं चाहता था बचपन से कि मुझे एक्टिंग करनी है और वो करना है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने वो अपने दिमाग से निकाल दिया था कि भाई कुछ होने नहीं वाला है इस शक्ल और हाइट के साथ। लेकिन जब MTV में मैंने एज राइटर ज्वाइन किया और वो मुझे कुछ ना कुछ एक्टिंग करवाने लगे, और ख़ासकर जब मैंने MTV बकरा किया तो मुझे लगा यार एक्टिंग तो मैं कर सकता हूँ अच्छे से। और तो वहाँ से वो मेरे ख्याल से शुरुआत हुई। और मैं इतना खुश होता था जब मैं किसी का बकरा बनाने जाता था, यानी एक्टिंग करने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सैटरडे संडे के अलावा मेरी एक दिन की और छुट्टी है। और जब मैं कैमरे के सामने होता था तो मैं आई स्टिल एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो चीज़ तब भी, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुई कि यार यही तो है जो मुझे करना है, जिसके करते वक्त मुझे लग नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। वो उसी को मुझे प्रोफेशन बनाने में थोड़ा वक्त लगा ये सोचने में, क्योंकि शायद जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तब तक शादी हो चुकी थी, फिर बच्चा भी हो गया था। तो उस वजह से मैं हमेशा डरता था कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन उन प्रैंक्स ने ही मुझे हौसला दिया ऐसे। लेकिन शारिफ देखिए, आपने जैसा बताया, मैंने हालांकि काफ़ी कुछ आपके बारे में सुना पढ़ा था कि काफ़ी उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में रहे, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि कई बार ऐसे मोमेंट आए थे जब आपने ये भी सोचा कि शायद नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। जब मैंने 3 साल तक जब मैं ऑडिशंस दे रहा था और कुछ हो नहीं रहा था, उल्टा कर्जे बहुत चढ़ गए थे। जो सेविंग्स थी वो तो ख़त्म हो ही गई कब की। उल्टा मैं बहुत कर्ज़ों में डूब गया था और सब जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, घर में, बच्चों के साथ में, फैमिली के लाइफस्टाइल में। तो एक रात को मैं ऐसी सोच रहा था कि यार ये मैंने अपने पैशन के चक्कर में मैंने बेगम को बोला कि यार मैंने आप सब लोगों की क्लास लगा दी और मेरी वजह से आप सब लोग सफ़र कर रहे हो, और मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था।
अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सब सही चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार एक बार ये बात बोली है, दोबारा इसको रिपीट मत करना, क्योंकि जो भी हमने जो सैक्रिफाइस तुमने किए हैं वो तुम्हारे अकेले के नहीं थे, हम सब ने मिल के वो कुर्बानियाँ की हैं, दी हैं। और अगर ये बोलोगे कि वो गलत था तो फिर वो सारा एवरीथिंग विल बी लाइक फॉर नथिंग, मतलब वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो कम से कम इसका सुकून होना चाहिए तुम्हें कि तुमने कम से कम कोशिश की है। लोग अपने सपने की तरफ जाने के लिए 10 बार सोचते हैं, तुमने कम से कम उस तरफ कदम बढ़ाया और कोशिश की, और अगर काम बना नहीं बना वो ऊपर वाले के हाथ में, बाकी तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, उसकी तसल्ली होनी चाहिए और उसका तुमको गर्व होना चाहिए कि तुमने मतलब उस तरफ कोशिश की और उस तरफ कदम बढ़ाया। तो वो जब मैंने सुना तो एक अलग एनर्जी मिली थी उस रात को मुझे, और ये मतलब मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा अपनी धर्मपत्नी, अपनी बेगम नसरीन का, जिसने हर कदम पे मुझे मतलब हर कदम पे सपोर्ट किया, हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, हर तरीके से। बिल्कुल शारिफ, देखिए क्योंकि आप बार बार अपनी वाइफ का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मन में था बट मैं सोच रही थी कि मैं लूँ या फिर नहीं लूँ, बट मुझे लगता है कि लेना चाहिए। आपकी लव लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो लेकिन पर्सनली सवाल ये थोड़ा सा, लेकिन दर्शक भी जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी अक्सर ये सुना ही है कि आपकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, ज़रा बताएंगे हमें लव लाइफ थोड़ा भी कुछ अगर आप शेयर कर दें हमसे। हाँ, हम कॉलेज में असल में मिले थे, और उनका जो भाई है वो मेरा दोस्त था, मतलब अभी भी है, अब तो साला हो गया साला तो वो हम एक ही ग्रुप में थे, और समीर उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे नसरीन से मिलाया। तो वो एक कॉलेज के टाइम पे वो दोस्तों का एक वो होता है ब्रो कोड, कि दोस्त की बहन के ऊपर नज़र नहीं डालना चाहिए। हाँ, ये तो होता ही है मेरी बहन को मत देखना। हाँ, मेरी बहन को मत देखना, और मैंने वो ब्रो कोड तोड़ दिया था और हमारा मतलब अफेयर शुरू हो गया कॉलेज में, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हम सब सेम कॉलेज में थे, तो एक दोस्त ने चुगली की कि अरे ये देख इन लोग का वो हो रहा है, तो समीर को पता चल गया। फिर उसने आकर बातचीत की और बोला कि थोड़ा धमकाया भी, थोड़ा प्यार से भी समझाया, और ये बोला सबसे पहला उसका जो कंसर्न था वही था कि तेरी हाइट देख, उसकी हाइट देख, क्योंकि वो लंबी है मेरे से। अच्छा और ये फ्रेंड्स लेकिन ये चीज़ें करते ही हैं। हाँ वो करते हैं हमेशा। तो उस वक्त ब्रेकअप हो गया। फिर उसके बाद 6 साल बाद हम दोबारा मिले, क्योंकि उस दौरान मेरे जो भी रिश्ते हुए मैं उनसे मतलब उतना खुश था नहीं, और जब मुझे लगा कि यार जो टाइम मैंने सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा बीता वो नसरीन के साथ में था, तो मैंने उनको 6 साल बाद फिर से कांटेक्ट किया, और फिर हम मिले, और फिर मतलब फिर घर वालों को, मेरे घर वालों को एक एक करके मनाया, मेरी अम्मी को मनाया, उनकी मॉम से मिला, उनको मनाया, उनके भाइयों को पटाया, सब एक एक करके मैंने फिर सारे फैमिली मेम्बर्स को मनाया, और इस तरीके से हम फिर अब मतलब इस दिसंबर में 22 साल हो जाएंगे शादी को। ओके, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए आपकी अगर मैं लाइफ स्टोरी की बात करूं तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, काफ़ी लंबी जर्नी अगर आपकी हो गई हो करियर में या फिर किसी भी चीज़ में, तो कुछ चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं कि हम उसे भूल जाएं, मतलब होता है ना कि एक दिमाग से हम उसे निकाल पाए। क्या कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करें जो आपको शायद आप चाहते हो कि वो मैं भूल ही जाऊँ हमेशा के लिए? एक्चुअली ऐसा जो किस्सा है कि जो मैं भूल ही जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ना भूलूँ, वो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे जहन में रहे, ताकि वो मुझे मतलब ज़मीन से जोड़ के रखता है। ऐसे काफ़ी सारे किस्से हैं, और कई बार ऐसा हुआ है। एक पॉइंट पे मतलब एक फ़िल्म मुझे मिली थी, एक चलो दिल्ली नाम की एक फ़िल्म थी, जिसमें मुझे एक सीन का कैरेक्टर प्ले करने को मिला था, जो कि अक्षय कुमार साहब के साथ में था। वो उनका उस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस था, और बहुत सारे ऑडिशंस के बाद, 1.5-2 साल के ऑडिशन के बाद में मुझे एक रोल मिला था। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो डायरेक्टर हैं, शशांक शाह, उन्होंने ये फ़िल्म बनाई। फ़िल्म भी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं तो मतलब अपने रोल को लेकर था कि यार एक सीन मिला है मस्त, वो भी अक्षय कुमार के साथ, मैं तो मचा डालूंगा और वो फिर मुझे हर फिल्म में कास्ट करेंगे ये सब सोच साच के मैं गया था, और बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट था अंदर। जयपुर में शूट था, एक दिन पहले हम वहाँ पर पहुँचे, फिर नेक्स्ट डे रेडी वेडी होकर फिर मेकअप वेकअप कर आके कॉस्ट्यूम पहन के वैन में बैठा हूँ मैं, और एक्साइटमेंट में वेट कर रहा हूँ। और सुबह का
मतलब 10-11 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, फिर 12, 1, 2, 3, 4 बज गए। तो फिर थोड़ी सी वो होने लगी कि यार ये कब मेरा नंबर आएगा। फिर 5 बजे के आसपास में असिस्टेंट आया। नवंबर एंड का टाइम था वो, तो ठंड भी थी उस वक्त जयपुर में। तो वो लड़का असिस्टेंट आया और उसने कहा कि यार सर, ये अक्षय सर का हमारे पास आज एक ही दिन है और उनका सारा काम आज ख़त्म करना है और डे लाइट जा रही है अभी, और हम आपका सीन ही पूरा फिल्म से निकाल रहे हैं, तो वी आर नॉट शूटिंग विद यू, आई एम सॉरी। तो मैं उस दिन मतलब मैं बहुत रोया था कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा फील हुआ होगा। हाँ, कि बड़ी मुश्किल के बाद एक काम मिला और वो शूट पर पहुंचा हूँ मैं, मेकअप करके कॉस्ट्यूम में रेडी हूँ, और उसके बाद मतलब नहीं हुआ। यानी कि यार किस्मत इतनी कैसे वो हो सकती है यार, और ऊपर वाला इतना कैसे मतलब बेरहम कैसे हो सकता है, ये ऐसे सारे सवाल दिमाग में मतलब उस वक्त घूम रहे थे। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ऊपर वाले के ज़्यादा बड़े प्लान्स थे, क्योंकि उसके बाद में मैंने फिल्मिस्तान की, जिसमें मैंने मेन लीड प्ले किया, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो वो तो मेरे ऊपर वाले ने मेरे ऐसे सपने पूरे कराए जो मैंने देखे तक नहीं थे। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपसे कुछ अगर लेता है हाँ, तो शायद वो कुछ बड़ा देने वाला होता है, और यही रीज़न है। शारिफ, देखिए आपकी जर्नी तो हम आगे भी बहुत सारी, मुझे लगता है कि ना मैं यही पूछते रहूँ, मुझे लग रहा है कि हम यही जानना चाहते हैं बस। अच्छा शारिफ, एक बात ये भी है कि आपने जब तक है जान में शाहरुख खान के साथ किया है काम, उसके बाद फिर ज़रा हटके ज़रा बचके में सारा अली खान, मतलब देखा जाए तो ये 2 जनरेशन है अलग अलग, तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपने क्या डिफरेंस देखा? मैं वैसे सैफ सर के साथ में मेरा ज़्यादा काम नहीं था विक्रम वेदा में, लेकिन जितना भी टाइम था बहुत मज़ा आया था। और फिर बाद में उसके पहले मैं सारा के साथ काम कर चुका था, ज़रा हट के ज़रा बचके में। बहुत ही कमाल की को एक्टर हैं वो, बहुत ही बढ़िया काम करती हैं, और बहुत अच्छी हमारी मतलब ट्यूनिंग हो गई थी शूट के दौरान। और शाहरुख खान साहब तो मतलब बाप रे, वो तो इतने शब्द नहीं है। हाँ, शब्द नहीं है, वो तो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं सामने वाले को, और इतना स्पेशल फील कराते हैं कि यार मेरे से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा शारिफ, एक बात और ये भी है कि देखिए राइटर की अगर मैं बात करूँ, आपकी राइटिंग स्किल्स की, वो तो बहुत अच्छी, वो तो हम सब बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन इतना सोच पाना मतलब ये कैसे पॉसिबल होता है? कैसे आप इतना सोच लेते हैं, मतलब इतना आगे तक? चीज़ें इतनी हमारे यहाँ पर इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आप आगे का कुछ सोच सकते ही नहीं हो। आपकी जब आप प्लान बनाते हो तभी ऊपर वाला उस प्लान को तोड़ने, शुरुआत करने की ज़रूरत होती है बस। हाँ, बस आपको शुरुआत करने की देर होती है, फिर उसके बाद चीज़ें कहाँ जाती है आपको भी, मतलब यू शुड गो विद द फ्लो। और जैसे काफ़ी सारे स्क्रीन प्लेस भी होते हैं, जब वो एक फ़्लो में जब जा रहे होते हैं ना, तब आपको उसके साथ में आप भी उसके रॉ में बहते हैं। अच्छा शारिफ, देखिए हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देर से बातचीत ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, अगर आप अपने कोई भी गाने अगर कुछ गा दें हमारे दर्शकों के। गाना मैं क्या सुनाऊं, मैं वही सोच रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी कुछ जिक्र कर देंगे, उतना ही काफ़ी है। एक जिक्र मेरा हाँ, गाना है, मैं वही सुनाना चाहूँगा। जिक्र मेरा आया जुबां पे तेरी जब, जिक्र मेरा आया जुबां पे तेरी जब, धड़कन जरा सी रुक के मेरी ये चली तब, नजरों से तूने जो नजर भर के देखा, चेहरे की देखो ना रंगत खिली है, जिक्र मेरा आया जुबां पे तेरी जब, धड़कन जरा सी रुक के मेरी ये चली तब। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैं सुनते ही रहूँ, और मुझे लगता है दर्शक भी ये सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ी बातचीत अभी हमारी बाकी है। अच्छा शारिफ, एक बात ये भी है, थोड़ा इमोशनल सवाल है ये मेरा आपसे, क्योंकि देखिए आपकी जो एक शॉर्ट फिल्म आई थी मेहरूनी, हाँ, अरे आपने देखी? यस, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है उसकी। और देखिए आजकल हम जैसे खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किन खबरों की बात कर रही हूँ, हालांकि मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे माहौल में इतनी खूबसूरत स्टोरी आपने कैसे लिखी, जरा बताइए। वो मैंने नहीं लिखी है वैसे, वो जो फराज अली फिल्म के जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही मतलब बनाई है।
मैं तो उसमें सिर्फ एज एन एक्टर मैंने काम किया है। बहुत ही खूबसूरत वो फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। सोसाइटी के लिए भी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि जो चीज़ें अभी जी। हो रही है उसका कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करें। नहीं उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए तो वो मतलब काफ़ी स्पेशल फिल्म है। वो हमने लोकल ट्रेन्स में शूट की थी मुंबई के, बिना किसी परमिशन के, और छोटा सा कैमरा था, मतलब DSLR पे हमने वो शूट की थी। और 2011 में हमने वो फिल्म शूट की थी, तो तब लोगों को इतना पता नहीं था कि इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ कहानी वहानी लोग शूट कर सकते हैं या ये वो। तो बहुत कैंडिड गोरिल्ला पूरा शूट था उसका। और शूट के वक्त मैंने मतलब मुंबई की गर्मी थी उस वक्त, और मैं स्वेटर पहना हुआ है मैंने उसमें। तो मैं एक बार जब शूट हो गया, तो ये शूट का टाइम की बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब फिल्म आ गई थी यूट्यूब पर, तब काफ़ी वायरल हुई थी जब वो रिलीज़ हुई थी। तो मैं एक मॉल में था बॉम्बे में और वहाँ मुंबई में, और वहाँ पर काउंटर पे लाइन लगा कर खड़ा था। पीछे एक लड़का था, उसने बोला आपने वो मेहरूनी करके एक शॉर्ट फिल्म की है। मैंने जब आप लोग शूट कर रहे थे तब मैं वो ट्रेन में था। अच्छा, और लोगों मैं- के भी मतलब किससे साथ हाँ, में जुड़े हुए। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो सोच रहा था ये क्या स्वेटर वेटर पहन रहा है इतनी गर्मी में, मुंबई में कौन स्वेटर पहनता है। और लेकिन जब मैंने और वो शॉर्ट फिल्म देखी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो स्वेटर का क्या रीज़न मायने था है और उसके उसका और- क्या उसकी इम्पोर्टेंस है कहानी में। तो और उसने फिर मेरे से सेल्फी ली, वो मेरी पहली सेल्फी थी। लेकिन वो बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, मुझे लगता है जी। कि सभी को वो देखनी भी चाहिए। Yes. अच्छा शारिब, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन समय थोड़ा सा कम है, तो Yes. आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है ज़रा बताइए, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी अगले महीने 17 या 18 जुलाई को मर्डर बाद रिलीज़ है, और उसके बाद फैमिली मैन सीज़न 3 आने वाला है बहुत जल्दी। कल ही हमने मतलब उसका पोस्टर भी वो किया, अनाउंस किया कि इट्स कमिंग सून। तो डेट अभी मुझे भी नहीं पता कब आएगा, लेकिन हाँ जल्दी ही आपको फैमिली मैन सीज़न 3 देखने को मिलेगा। और मैं मतलब बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे हम चाहते थे कि आप डेट रिवील कर दे यहाँ पर, क्योंकि सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसके अगले पार्ट का। अभी मैं कुछ बताऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। वैसे भी Yes. इतने टाइम से सब दर्शक जो है वो कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया शारिब हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।